नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर लेकर आए हैं। बता दें कि यह पड़ोसी देश नेपाल से है, जहां पिछले 7-8 दिनों में हुए राजनीतिक भूचाल के बाद नेपाल फिर से स्थिर होता नजर आ रहा है। बता दें कि जनता के प्रचंड आक्रोश के बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली को अपनी सरकार गंवानी पड़ी। वहीं नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की जनता की पहली पसंद बनती हुई नेपाल की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आ पहुंची। ऐसे में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास में सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। आपको यह भी बता दें कि नेपाल में सरकार के खिलाफ विद्रोह का असर सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि भारत में भी देखने को मिला था, जहां राजधानी देहरादून में भी नेपाली समुदाय के लोगों ने जन उजाला संवाददाता कार्तिका पासवान से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। हम देहरादून के कड़ीकैंट जिले में मौजूद हैं, तो आज हम नेपाल में हुए हिंसा के बारे में नेपाली समुदाय से जुड़े लोगों से बात करेंगे। अब हमारे साथ ब्लूमिंग बर्ड स्कूल से दीपमाला उपाध्याय मैडम मौजूद हैं। मैम, नेपाल में चल रही हिंसा में आपकी क्या राय है? आप किस नज़रिए से देखती हैं इसको? देखिए, मैं नेपाल में जो कुछ भी चल रहा है अभी हाल के दिनों में, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स के साथ चल रहा है, और मैं एक टीचर हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स और एक भारतीय नागरिक के दृष्टि से देखकर ही आपको ये बता सकती हूँ। दूसरा देश है, इतना ज़्यादा डीपली मैं भी नहीं जानती हूँ, मैं इस चीज़ को क्लियर कर लूँ। लेकिन ये है कि वहाँ जो बच्चों को अभी 30 बच्चे शायद या 32 बच्चे, अगर मैं गलत ना हूँ, तो उनकी डेथ हो गई है। कुछ बच्चे 60 से ऊपर, कुछ बच्चे इंजर्ड हो गए हैं। अभी वहाँ के पशुपतिनाथ मंदिर में भी जो हमला हुआ है और उसमें भी जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो बिल्कुल भी किसी तरह से मानवता के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। और बच्चों के लिए भी जो कुछ भी है उसे जितना जल्दी वो कंट्रोल हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि भारत का पड़ोसी हमारा भारत एकदम उससे लगा हुआ है। हमारे यहाँ भी, मैं खुद गढ़ीकैंट एरिया में रहती हूँ, हमारे यहाँ गोरखाली भी हैं, नेपाल से आना जाना रहता है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि वहाँ जितनी जल्दी हो सके शांति बहाल हो। जो भी देश के अपने आंतरिक जितने भी बिंदु हों उन पे जल्दी से जल्दी वहाँ की सरकार काम करे, और बच्चों को, स्पेशली जो बच्चों के इश्यूज़ हैं, वो जल्दी से जल्दी वो उन्हें क्लियर कर दें, शॉर्टेड कर दें, ताकि आगे वहाँ जो देश है, जो उसकी व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चल सके। अब हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ महिला समाज सेवी। मैं उपासना विश थापा हूँ। मैम, नेपाल में चल रहे हंगामे में आपकी क्या राय है? हम लोग जो इंडियन गोरखाज हैं, हम इधर से देख रहे हैं ये चीज़। हमारा कोई ऐसा स्टैंड पॉलिटिकल या कुछ ऐसा स्टैंड नहीं है, बट येस, एज अ देश में जो हो रहा है वो सभी के लिए शॉकिंग है कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है और उसमें इतना ज़बरदस्त मतलब कांड हो गया। जो एक पीसफुल मार्च था और जो जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, वो हर कोई मतलब चाह रहा है कि इस चीज़ का खंडन तो हर कोई कर रहा है कि बच्चों की जो हत्याएं हुई, लगभग हत्या ही बोलिए आप, क्योंकि किसी को कोई पूर्व सूचना नहीं थी एंड ऑल। और उसके बाद जो दूसरे दिन आगजनी का पूरा प्रकरण हुआ है, तो ये जेन जी का जो पूरा आक्रोश था, वो फर्स्ट डे का डेफिनेटली था, लेकिन वो जो सेकंड डे आगजनी हुई एंड ऑल दैट, तो हम लोग अपने ही चीज़ों को क्यों इतना नुकसान पहुंचाएंगे, स्पेशली जो हमारे इतने पशुपतिनाथ जैसे उनके गेट को भी हमला करा है एंड ऑल दैट। तो जो आगजनी का सारा प्रकरण हुआ है वो वहाँ के लोगों का काम नहीं है, उसमें ज़रूर भी कोई बाहर का घटक भी है। एंड वो किसी जो जेनजी है वो कहते हैं कि भाई हमको हमारे ही देश का कोई जेनेक्स का कोई हो, जो जिसका एक्सपीरियंस हो, जो देश चलाए, बिकॉज अब वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। जैसे इंडिया में स्टेबिलिटी है, वो कह रहे हैं मोदी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, वैसे हमारी भी वैसी ही स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब हमारे साथ गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा जी मौजूद हैं। सर, नेपाल में जो अभी हंगामा चल रहा है उसमें आपकी क्या राय है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये प्रदर्शन हुए हैं, क्या वहाँ की वर्तमान जो सरकार थी उसने युवाओं को के साथ अपना संपर्क नहीं साधा और इस तरह की घटना ने अंजाम दिया? क्या युवा वर्ग वहाँ इतना पीड़ित और अपने को असहाय समझ रहा था कि बाकी देश विदेशों में जो सरकारें हैं, देश हैं, वहाँ के युवा जो तरक्की कर रहे थे, वहाँ के लोग, वहाँ के युवा वर्ग उस चीज़ को नहीं कर पा रहे थे? भले ही उनके पास डिग्रियाँ थी, एजुकेशन था, सब कुछ था, एक कारण वो भी हो सकता है, पर जिस प्रकार से जो वहाँ जेनजी के जो लोग थे जिन्होंने इस प्रदर्शन को के लिए आगे आए थे, उनका सिर्फ एक ये मुद्दा था कि ये हमने शांतिपूर्वक इस चीज़ को करना है। अब
जहाँ तक हम पुराने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। पहले वहाँ प्रजातांत्रिक अपना राजतंत्र था, उसके बाद प्रजातांत्रिक आया और प्रजातंत्र में ये हो रहा था कि वहाँ सरकारें काम करेंगी और नेपाल को ऊंचे स्तर पे पहुँचाएंगी। तो वहाँ का युवा वर्ग आज जिस प्रकार से युवा वर्ग बहुत ही जागरूक और एडवांस हो चुका है, उन्होंने ये हालात देखे हों कि जो राजनीतिज्ञ हैं, जो मंत्री और प्रशासनिक अमला है, उनके बच्चे फॉरेन में अच्छे एजुकेशन में इंस्टीट्यूट में ले रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं। पर वो जो उन्होंने बोर्ड के टाइम पे उनको आश्वासन दिए थे कि नेपाल को हम एक अच्छे तौर पे ले जाएंगे, चाहे वो जो शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हो, वो ना देख पाने का भी ये कारण हो सकता है कि युवा वहाँ बहुत ही आक्रोश हुआ, नाराज़ हुआ और उन्होंने इस तरह के कदम उठाए। अब हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ महिला समाज सेवी। मैम, आपका नाम? मेरा नाम प्रभा शाह है। मैं गोरखाली सुधार सभा की मीडिया प्रभारी हूँ। ठीक है मैम। मैम, नेपाल में जो हंगामा हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस नज़रिए से देखती हैं उसको? लोकतांत्रिक हिंदू राष्ट्र नेपाल में जो ये आज हुआ है, ये 3 दिनों से चल रहा है, ये एक बहुत दुखद घटना है। लेकिन ये कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये एक दिन में हुई हिंसा नहीं है। ये युवाओं का जो जेनजी है, उन बच्चों का बहुत दिनों से आक्रोश जो हृदय में भरा हुआ था। एक तो डिक्टेटरशिप, तानाशाही, अपनी परिवारवाद की शासन और उनकी जो शासन में जो है मंत्री लोग, उनके बच्चों का जो अय्याशी और उनके जो घरों के जो रहन सहन दे करके वो बच्चे बहुत आक्रोशित थे, क्योंकि वो बेरोज़गार थे। बेरोज़गार बच्चों का आक्रोश अंदर से ये आ रहा था कि हमें रोज़गार नहीं है। घर में भी उन्हें अक्सर माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारा रोज़ी रोटी नहीं है, काम करो। सरकार उन्हें काम नहीं दे रही है, कोई योजनाएं नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो बच्चों का गुस्सा फूटा है। लेकिन वो सारे पढ़े लिखे बच्चे थे, यूनिफॉर्म में आए हुए थे, और उन बच्चों का 12 साल से लेकर के 16 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को जो हिंसा हुई है, उनके माथे पर उनकी छाती पर गोली मार करके जो 19 बच्चों की हत्या हुई है, वो एकदम आक्रोश। उसके बाद जो आक्रोश फूटा है वो ऑब्वियसली फूटना था, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने भी इसका फ़ायदा उठाया, जैसे पशुपतिनाथ मंदिर के गेट को तोड़ना, ये कोई भी हिंदू नहीं कर सकता है। दूसरी बात, जेलों से कैदियों को छोड़ना, उन्होंने जेल में भी पूरी तोड़ फोड़ करी, पुलिस प्रशासन पीछे हट गया। लेकिन जब से आर्मी आई है, और आप अभी देख रहे होंगे कई वीडियोस निकल रहे हैं कि वही जेनजी के बच्चे जो नुकसान हुआ है उसको सड़कों से साफ भी कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था भी सुधार है, तो वो कहीं ना कहीं एजुकेटेड बच्चे हैं, उनका कुछ भी नहीं। बेरोजगारी सरकार की, जो वामपंथी नेताओं ने जो देश में भारत विरोधी और ये सभी चीज़ें इन्होंने की है। जैसे पहले मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि सेना जो नेपाल के नागरिक हैं, उनका भारतीय सेना में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि भारतीय गोरखा रेजिमेंट्स में 60% भारतीय गोरखा डोमिसाइल के लोग हैं और 40% जो है नेपाल डोमिसाइल के लोग होते थे। लेकिन मोदी जी ने जब ये अग्निवीर किया तो वामपंथी जो ओली जी ने इसको बिल्कुल नकार दिया। 4 साल की नौकरी के लिए हम अपने बच्चों को भारत नहीं भेजेंगे, ऐसा ऐलान करके उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया। उस बैन के कारण भी बच्चे बेरोज़गार हुए। 40% बच्चे अगर बेरोज़गार होंगे तो कितना बड़ा देश को नुकसान पहुंचता है, ये चीज़ उन्होंने सोचा नहीं। ऊपर से बच्चों को दबाने के लिए जो श्रीलंका या आप लोगों ने देखा होगा अफगानिस्तान या बांग्लादेश में जो हुआ है, उसी को उन्होंने दोहराने की कोशिश की है। चाइना में भी एक हुआ था, बच्चों ने जब किया था, वहाँ पर भी गोली मारने की जो सिलसिला हुआ था, तो इसी को उन्होंने सोचा आक्रोश को दबाना। लेकिन युवाओं का आक्रोश दब नहीं सकता है, क्योंकि युवा जो है वही तख्ता पलटते हैं, वही तख्ते को बनाते हैं। तो अभी आशा है कि वहाँ पर अभी ये भी रिलीज़ हो रहा है कि हमें भी भारत की तरह स्थिर सरकार चाहिए, मोदी की तरह स्थिर प्रधानमंत्री चाहिए, उस तरह से हमें चाहिए। तो भारत भी इसको देख रहा है, अभी मौन है, लेकिन भारत हर तरह से उनकी सहायता करने के लिए तैयार है। गोरखाली सुधार सभा में हमारे अध्यक्ष जी पदम सिंह थापा जी को भी लोगों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं, और हम लोग भी इस चीज़ पर जागरूकता से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग किसी भी कार्रवाई को करने से दूर हैं, क्योंकि अभी उनका आंतरिक मामला है। जब सहायता के लिए उनके गुहार आएगी तो उसमें भारत सरकार जरूर काम करेगी। हमारी गोरखाली सुधार सभा भी सरकार के साथ मिलकर के उनके लिए काम करेगी। धन्यवाद। आज हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक जितेंद्र खत्री जी मौजूद हैं। इनके पूर्वज नेपाल से थे, तो आज हम वर्तमान में जो नेपाल में हिंसा हो रहा है उसके बारे में इनकी राय जानेंगे।
ये उग्र रूप इसलिए ले लिया कि जो जवान लोग थे उनको इन्होंने कुछ भी बोलने को नहीं दिया, जिसको कुछ होता था उसको पकड़ के बंद कर देते थे, ये कर देते थे, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते थे। इसलिए जैसा कि श्रीलंका में बांग्लादेश में हुआ है उसी तरह वहाँ पर भी जवानों ने वही काम किया और उसका जो नतीजा हुआ वह आप सब ने देख लिया कि क्या हुआ है। काठमांडू एक किस्म से कम आधा ही ख़त्म हो गया है। चीफ मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर के घर को, मिनिस्टरों के घर को सबको आग लगा दी है, लेडीज़ को जिंदा जला दिया है। इस तरह से घटनाएं हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये जो मेरे हिसाब से उन्होंने जो था ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और हक के लिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसी ही और तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए जन उजाला न्यूज़। धन्यवाद।